आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी में आज हम पहले पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में पहला चैप्टर है सामान्य परिचय। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 6,40,930 हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 6,40,930। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से भी गुजरती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है गांधीनगर, जो कि 23 डिग्री 13 मिनट उत्तर में है, और कोलकाता 22 डिग्री 33 मिनट उत्तर में है। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर। भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी दिल्ली में। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है 172 1/2 डिग्री पूर्व होगा। 1 डिग्री बराबर होती है 4 मिनट के, तो 15 डिग्री बराबर हुई 1 घंटा। तो 4 मिनट यानी कि 1 डिग्री इंटू 4 मिनट इंटू 15 डिग्री से इंटू कर देंगे तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा निकल आएगा। 90 + 82.5 डिग्री इक्वल टू 172 डिग्री पूर्व। 15 × 6 90 डिग्री। भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय होगा 10:38 पूर्वाह्न। 92 में से माइनस करेंगे जो हमारी भारत की यामोत्तर है 82.5 इक्वल टू 9.5 डिग्री। 9.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 मिनट निकल जाएगा। यदि भारतीय मानक समयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 120 डिग्री माइनस 82 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू 37 डिग्री 30, इसलिए 12 + 2.30 यानी 2.5 घंटा प्लस कर देंगे तो 14:30 का समय होगा। 37 डिग्री 30 मिनट इंटू 4 इक्वल टू 150 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। और इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है वह 12 बजे, इसलिए क्योंकि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूछ रहा है। यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय होगा 7 बजे, क्योंकि गुजरात का कांडला एक छोर पे है, पश्चिमी छोर पे, अरुणाचल प्रदेश का तीरप पूर्वी छोर पे है। तो पूरब से इंडिया के पश्चिम छोर में 2 घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर होगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। गुजरात में गौरा माता या गुहार मोती दोनों नाम बोले जाते हैं। फ्रांस और जर्मनी के मध्य मैगीनॉट रेखा डिवाइड करती है फ्रांस और जर्मनी को। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली रेखा पाक जलडमरू मध्य द्वारा। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भौतिक विभाजन, दूसरा चैप्टर है भौतिक विभाजन। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उसमें भी हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है उत्तर को। इसी समय भारत के विंध्य एवं पश्चिमी घाट पर्वतों का निर्माण हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े हुए थे। जो पैंजिया था वो उत्तर की तरफ शिफ्ट हो गया, और जो गोंडवाना लैंड था वो दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो गया। इसलिए गोंडवाना लैंड में ज़्यादातर दक्षिण की तरफ आने वाले स्थलपिंड हैं। ये सारे जितने भी देश हैं ये सब दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत आते हैं, जो कि गोंडवाना लैंड में आ गए। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तट एवं द्वीप। भारत को शैल स्तर, क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 7 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो 7 जब उप भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया तो पहला है उत्तरी पर्वत, फिर सिंधु गंगा का मैदान, थार का मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार,
पूर्वी तट, पश्चिमी तट, अपतटीय सागर एवं द्वीप। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई में पाए जाते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। दूसरा, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तीसरा, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही कथन है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत्तम भंडार है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। अच्छा, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वह भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। जो भारत का पश्चिमी समुद्र तट है वह वहाँ पे एस्चुरीज बनती हैं, वहाँ पे डेल्टा नहीं बनते, इसलिए लिखा है कि वहाँ पे भूमि का उत्थान एवं निर्गमन हुआ है। निर्गमन के कारण वहाँ पे पश्चिमी समुद्र तट हमारा बना हुआ है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल की अंतिम चरण में हुई है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक यानी उत्तर नूतन काल में हुई है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। नर्मदा और ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में हैं। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसान धान भी लगाते हैं और उसी में मछली पालन भी कहते हैं, इसलिए ये केरल का कुट्टनाड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट चैप्टर है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। कथन, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। आंसर ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण, हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि करता है। ट्रांस हिमालय तिब्बत क्षेत्र में आता है। ट्रांस हिमालय तिब्बत क्षेत्र में वृहद हिमालय श्रेणी महान हिमालय, वृहद हिमालय श्रेणी को महान हिमालय कहते हैं। सबसे प्राचीनतम श्रेणी है ओलिगोशिन युग का 25 से 40 वर्ष पूर्व। लघु हिमालय मध्य मायोसीन 14 मिलियन वर्ष पूर्व। बाह्य या उप हिमालय जिसे हम शिवालिका कहते हैं, बाह्य या उप हिमालय या शिवालिका। सबसे नवीनतम है प्लायोसीन युग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व। प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय माने शिवालिक, उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहते हैं। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की सांद्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इनमें लुप्त हो जाती है। धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। तो भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिमी भाग में अधिक पाई जाती है। इसमें इतने कंकड़ बज्जर होते हैं कि पानी उसमें सोख लिया जाता है और सतह पे लगता है ये नहीं है कि पानी है।
भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला है जिसे तराई कहते हैं। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं? तो शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं? तो शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा हैं। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर के मध्य, लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। गिरिपथ की स्थिति। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप यह देखेंगे कि गहरे खंड, घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वत में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां क्रमशः ऐसी हैं। उत्तर सबसे वेस्ट में सबसे पश्चिम में पड़ता है पीर पंजाल, फिर जास्कर श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर काराकोरम श्रेणी। सबसे ईस्ट में सबसे पूर्व में पड़ता है काराकोरम श्रेणी, सबसे वेस्ट में पड़ता है पीर पंजाल। लघु हिमालय स्थित है मध्य में शिवालिक और महान हिमालय। जब हम लघु हिमालय पूछेंगे, लघु हिमालय कहाँ स्थित है, तो वो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित है। महान या वृहत अथवा आंतरिक हिमालय पर्वतमाला की सबसे प्रमुख तथा सर्वोच्च श्रेणी है। इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर है तथा औसतन ऊंचाई 2500 मीटर है। महान हिमालय जिसे ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8850 मीटर है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। लघु तथा मध्य हिमालय, यह महान हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई 1828 से 3000 मीटर के बीच है। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय सबसे दक्षिणी श्रेणी है। औसत ऊंचाई उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है जो वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित या मोड़दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत एवं नवीन पर्वत हैं। वलित पर्वत या वलित पर्वत बोलो या मोड़दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे हैं तथा सर्वाधिक विस्तृत हैं एवं नवीन पर्वत हैं। एग्जाम्पल से महान, लघु एवं शिवालिक हिमालय। इसमें शिवालिक श्रेणी का निर्माण सबसे बाद में हुआ है, अतः सबसे नवीन श्रेणी शिवालिक श्रेणी है, यही है। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः दक्षिण में सबसे पड़ेगा धौलाधर, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और सबसे उत्तर में होगा काराकोरम। यह ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में अवस्थित है। धौलाधर या लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। जो धौलाधर है वह यह लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय में है। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है जो सबसे पूर्व में है वह पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय में है। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर सबसे पूर्व में है कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और सबसे पश्चिम में है धौलागिरी। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। पूर्व में जितने भी हिमालय हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर आते जाएंगे वैसे ही ट्री लाइन के जो वो हैं वो छोटे होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन का मान घटकर 3300 और 3600 मीटर है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। जैसे ही आप हिमालय की ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे वैसे ही ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में भी परिवर्तन आएगा। तो क्या क्या परिवर्तन आता है? पहला परिवर्तन है जैव विविधता में भी कमी आएगी। जैसे जैसे आप ऊंचाई चढ़ते जाएंगे तो जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। ऊंचाई, तापमान में गिरावट, ऊपर जाते ही ठंडी और बढ़ने लगती है। वर्षा में परिवर्तन होने लगता है, मिट्टी का अनउपजाऊ होना शुरू हो जाता है, वायुमंडलीय दबाव कम होता है,
हवा हल्की हो जाती है, हवा का हल्का होना, ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र का कम होना, जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकोई श्रेणी, हिमालय श्रेणी में स्थित है। इसका निर्माण टर्शरी युग में हुआ है। पटकाई पहाड़ियाँ असम में हैं। पटकाई पहाड़ियाँ जो श्रेणियाँ हैं वो असम में फैली हैं। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा मिजो पहाड़ियों से संलग्न है। त्रिपुरा पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पटकाई पहाड़ियों में केवल असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड शामिल हैं। त्रिपुरा जो है वो मिजो पहाड़ियों से संलग्न है, वो पटकाई में नहीं सम्मिलित होती। वो तेज हवा नहीं शामिल है हिमालय की बढ़ती ऊंचाइयों के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना भूल गई थी। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो तेज हवा का वनस्पति से परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। यह मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक है। कौन अक्साई चीन का भाग है? तो लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। यह भारत, चीन, पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। अक्साई चीन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। जब हम हिमालय वर्ड बोलते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि वह मध्य हिमालय की हम बात कर रहे हैं। मध्य हिमालय का मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली श्रेणी की है। यह गुजरात के पालनपुर से राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 570 मिलियन वर्ष अनुमानित आयु है। 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। तो अरावली श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। यह राजस्थान राज्य में स्थित है। रेसिडुअल माउंटेन हैं विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा। रेसिडुअल माउंटेन्स हैं विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा। अरावली की पहाड़ियाँ प्रारंभिक पर्वत की केवल चिन्ह मात्र ही रह गई हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। केरल के उडुक्की में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट का भाग है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। केरल के उडुक्की में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट का भाग है। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणी के ऊपर से नर्मदा नदी बहती है, नीचे से तापी नदी बहती है। इसके उत्तर में यानी ऊपर नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग नीचे में ताप्ती नदी बहती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और दूसरी सेकंड नंबर पर सबसे हाईएस्ट चोटी दोदा बेट्टा है। ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है। सतपुड़ा जो श्रेणी है वो दक्कन पठार का भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में है। उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम। उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है। नल्ला मलाई सबसे उत्तर में है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, नीलगिरी पहाड़ियाँ पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित है। दोदा बेट्टा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। जो नीलगिरी पहाड़ी है उसी की सबसे ऊंची चोटी पे है दोदा बेट्टा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। टोडा जनजाति यहीं निवास करती है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पे टोडा जनजाति निवास करती है। चौथे नंबर पे है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, केरल व तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं।
कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल। चाहे तो इसे बोलो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल, या सीधा ये बोलें कि पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल। तो दोनों का आंसर ये होगा कि नीलगिरी पहाड़ियाँ ही हैं तमिलनाडु राज्य में। ये इनके सम्मिलन स्थल पर, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर बनी है नीलगिरी पहाड़ियाँ। या तो ये बोले कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर तो नीलगिरी पहाड़ियाँ आती हैं तमिलनाडु राज्य में। करेक्ट स्टेटमेंट है। पश्चिमी घाट में अनायमुडी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट में अनायमुडी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 है। यह अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है, जो कि अन्नामलाई श्रेणी केरल में स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, यह सही है। उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो अजंता केवल महाराष्ट्र में फैली है। सतपुड़ा श्रेणी जो है वह गुजरात से छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। अरावली श्रेणी गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है और ये सबसे प्राचीनतम पर्वत है। पश्चिमी घाट या सह्याद्री गुजरात से तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री कहलाती है और सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे सहपर्वतम के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई इसकी 1200 मीटर है। दक्षिण से उत्तर सही क्रम सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, नागा पहाड़ी भारत और म्यांमार सीमा पर और पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर। कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं? ये केरल तथा तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। इलायची की खेती के लिए विख्यात है। जो कार्डमम पहाड़ी है वो अन्नामलाई, कार्डमम, अन्नामलाई, कार्डमम, पलनी पहाड़ियों पे हैं। शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम में हैं। शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम में अवस्थित हैं। पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड यहीं पर है। जो पूर्वी घाट है, शेवराय जो पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड है वह शेवराय पहाड़ियों पर ही है। अगस्तमलाई, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट है महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। गढ़जात पहाड़ियाँ ओडिशा में स्थित हैं, गोंड जनजातियों का निवास स्थान है। कार्डमम केरल तथा तमिलनाडु के बीच स्थित है। मांडव पहाड़ी गुजरात में है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। कोरोमंडल तट, दक्षिण पूर्वी तट रेखा का नाम कोरोमंडल तट है, जो तमिलनाडु वाले एरिया से, उड़ीसा से तमिलनाडु वाले तट को हम दक्षिण पूर्वी तट रेखा को कोरोमंडल तट कहते हैं। नल्लामल्ला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। महादेव पहाड़ी मध्य भारत में। कोंकण तट महाराष्ट्र व गोवा और दक्षिण पश्चिमी तट रेखा का नाम है कोंकण तट। शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में हैं। नेक्स्ट चैप्टर है पर्वत चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे फिट में लिखेंगे तो 29,028 फिट है। अवस्थिति इसकी नेपाल में है। प्रथम भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वह थी बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल ने 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। वह पहली, लेकिन अगर जब पूछा जाए कि पहली महिला पूछे तो जंको ताइबी 16 मई 1975 ये जापान की थी। द्वितीय भारतीय महिला या 2 बार माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल में चढ़ने वाली महिला हैं संतोष यादव। ये महिला का नाम है।
भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, भारत की पूछ रहा है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। फर्स्ट है K2 काराकोरम या गाडगिल आस्टीन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। दूसरी है कंचनजंगा 8,598 मीटर, यह भारत नेपाल सीमा पर है, भारत के सिक्किम में है। कंचनजंगा भारत के सिक्किम में है, भारत नेपाल सीमा पर। तीसरी है नंदा देवी 7,816 मीटर, गढ़वाल एवं कुमायूं हिमालय का भाग है। गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, यह राजस्थान में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। कुंभलगढ़ भी अरावली की ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 1244 मीटर है। हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा का सही क्रम है। हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा का सही क्रम है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल तिब्बत सीमा पर है। कंचनजंगा सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में। भारत में अवस्थित पर्वत नंदा देवी, कामेट और त्रिशूल पर्वत है, भारत में अवस्थित है। ये सब पूरे भारत में है, नंदा देवी, कामेट और त्रिशूल पर्वत। जबकि गोसाईथान तिब्बत और नेपाल सीमा पर अवस्थित है। गोसाईथान तिब्बत और नेपाल सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट चैप्टर है हिम रेखा और एवं हिमनद। हिमालय में हिम रेखा 4,300 से 6,000 मीटर पूर्व के बीच है। उत्तरी भाग 5,500 से 6,000 मीटर है। महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4,500 से 6,000 मीटर में है। पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 5,800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय 4,300 मीटर है। सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है 70 किलोमीटर। सेकंड नंबर पे है बियाफो 63 किलोमीटर और तीसरा है बाल्टोरो 62 किलोमीटर। गंगोत्री हिमनद केवल 26 किलोमीटर का है। चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में इस ग्लेशियर के पिघलने से गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ है। जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है जो केदारनाथ के मंदिर के उत्तर में स्थित है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। इसी ग्लेशियर के पिघलने से गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। मिलाम हिमनद में शारदा, जिसे काली गंगा नदी भी कहते हैं, नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट चैप्टर है पठार। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस युग के दौरान हुआ। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय पठार का। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए पैलियोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कि कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अम्भरक, तांबा एक्सेट्रा का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं है। छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर का पठार एक अग्रगंभीर है। इसकी ऊंचाई 1100 मीटर है तथा झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम, पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी ऊंचाई 530 किलोमीटर लंबाई है और 390 किलोमीटर की चौड़ाई है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़, बस्तर जिला, ओडिशा के कोरापुट और कालाहांडी तक, आंध्र प्रदेश के गोदावरी, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम तक। यह मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दंडकारण्य दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। नेक्स्ट चैप्टर है तटीय भाग। भारत की तटरेखा।
भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट रेखा से 12 समुद्री मील तक, जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन सागर की ओर 200 समुद्री मील तक है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। ये पीसीएसजे में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, तो भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा भारत की कौन से राज्य की है, तो वो गुजरात की है। गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है 1214 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश का नंबर 973 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु 907 किलोमीटर। और चौथे नंबर पे आता है महाराष्ट्र का 652 किलोमीटर। पाँचवें पे केरल का 570 किलोमीटर। 6 नंबर पे उड़ीसा का 477 किलोमीटर। 7 नंबर पे कर्नाटक का 280 किलोमीटर। और 8 नंबर पे पश्चिम बंगाल का 158 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा लगती है गोवा से 101 किलोमीटर। 4 संघ शासित क्षेत्र भी तट रेखा पर हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 1962 किलोमीटर। जब पूछे कि मुख्य भूमि में सबसे बड़ा समुद्र से सीमा साझा करने वाला राज्य गुजरात है, लेकिन जब कहें कि ओवरऑल किसकी रेखा सबसे ज़्यादा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है 1962 किलोमीटर। लक्षद्वीप की है 132 किलोमीटर। पांडुचेरी की है 48 किलोमीटर। और दमन द्वीप की है 42 किलोमीटर। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। हिंद महासागर को रत्नाकर यानी ज्वेल्स ऑफ माइन कह के बुलाया जाता था। पश्चिमी तट पश्चिम तट पर स्थित नगरों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम जंजीरा महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, कन्नूर केरल में, नागरकोइल तमिलनाडु में। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जीरवेन चर्च यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं। केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है। केप कामोरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी को। केप कामोरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी को। कौन सा तट कृष्णा डेल्टा और केप कामोरिन के मध्य स्थित है? कौन सा तट कृष्णा डेल्टा या केप कामोरिन के मध्य स्थित है? और तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, तो कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कामोरिन कन्याकुमारी तक को कोरोमंडल तट कहते हैं। सागर पुलीन है दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कलांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु। पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर हैं जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक। पूर्वी तट पर अवस्थित शहर है ओरोविले तमिलनाडु और पांडुचेरी की सीमा पर। तूतीकोरिन ये भी तमिलनाडु में है, पूर्वी तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट चैप्टर है द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थूलियर है। इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर यह स्थित है। जो माउंट थूलियर है वह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 222 द्वीपों की संख्या है। यह बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक है। 10 डिग्री चैनल प्रतीक करता है अंडमान द्वीप समूह लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार द्वीप से। वैसे बोला जाए तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप से, लेकिन और गहराई में जाके देखा जाएगा तो लघु अंडमान लिटिल अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से। इन शॉर्ट अंडमान एवं निकोबार बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप। यह द्वीप पुलिकट झील में बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज कहते हैं वो शुरू होता है धनुषकोडी से। भारत के पब्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार तक जाता है।
अरब सागर के द्वीप समूह। अरब सागर के द्वीप समूह। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में, केरल तट पर, दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में, केरल तट, दक्षिण पश्चिम भारत से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है तथा लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 हैं। केवल 10 ही आबाद हैं, यानी 36 में से भी केवल 10 पे ही लोग रहते हैं। यह प्रवाल उत्पत्ति की द्वीप है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप समूह कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। मिनिकॉय जो द्वीप है वह शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। इसका सबसे बड़ा द्वीप एंटरॉट 4.90 वर्ग किलोमीटर और दूसरा मिनिकॉय है 4.8 वर्ग किलोमीटर। कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। मिनिकॉय द्वीप भटकल, अरनाला, हैनरे अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। एलिफेंटा द्वीप मुंबई में है। गेट ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। इसमें छोटे छोटे लगभग 22 द्वीप हैं। रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम से पब्बन चैनल तक। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र मुंबई में है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है। कोरी क्रिक निवेशिका स्थित है कक्ष के रन में। यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। कोरी क्रिक। सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के सर क्रिक कक्ष के रन में स्थित हैं। द्वीप एवं अवस्थिति। बेयंत सयोधर कक्ष की खाड़ी में है। पीरम खंबात की खाड़ी में। द्वारका अरब सागर में। दीव कठियावाड़ तट पे। नेक्स्ट चैप्टर है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। पहली बात तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत की जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। पाट अंचल या पाट रीजन अवस्थित है झारखंड में, छोटा नागपुर पठार में। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर हैं। आंध्र प्रदेश को उपजाऊ धरातलीय बेसिनों के कारण भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को उपजाऊ धरातलीय बेसिनों के कारण भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय किस्म की है 92%। मणिपुर में कुछ लोग लटकती हुई गाद सिल्ट से बंधे अपतृण वृक्ष और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइलैंड्स पर बने हुए मकानों पर रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फुमडीज। फुमडीज मणिपुर की लोकटक झील में तैरते मकान हैं। यह संगाई हिरण का प्राकृतिक निवास स्थल है। सिलिकॉन फुमडीज जो ये लोकटक झील में है ना, फुमडीज लोकटक झील में, और यहाँ पे एक संगाई हिरण केवल मणिपुर में ही माना जाता है, वह इनका प्राकृतिक निवास स्थान है। सिलिकॉन स्टेट या सिलिकॉन वैली स्थित है कर्नाटक बेंगलुरु में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है हरियाणा का भाग, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का भाग, जबकि इसमें पंजाब का भाग शामिल नहीं है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, 75 जिले। 7 सिस्टर्स के नाम से फेमस हैं नॉर्थ ईस्ट की ये 7 राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, प्लस सिक्किम। पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया तब उसकी राजधानी थी करनूल। अरुणाचल प्रदेश की विशेषताएं। अरुणाचल प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं? यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवंतरणागत अंतर्गत आता है, मतलब वन के अंतर्गत आता है 80% क्षेत्र। 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही कथन है यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। राजस्थान का मरुक्षेत्र के लिए सही कथन है यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका
इसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, तमिलनाडु और यूटी में पुडुचेरी से। कर्नाटक की सीमा लगती है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, टोटल 6 से। केरल की सीमा लगती है कर्नाटक, तमिलनाडु और यूटी में पुडुचेरी से। तमिलनाडु की सीमा लगती है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यूटी में पुडुचेरी से। तेलंगाना की लगती है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से। छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से। बिहार से बाउंड्री स्पर्श नहीं करती छत्तीसगढ़ की। असम की लगती है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। 2 पड़ोसी देशों से भी लगती है, भूटान और बांग्लादेश से। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से भी लगती है। उत्तर प्रदेश तो कुल मिला के असम की 7 राज्यों से सीमा लगती है, जो 7 बहनें कहलाती हैं, 7 से लगती है। सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की टोटल 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। पंजाब से उत्तर प्रदेश की बाउंड्री स्पर्श नहीं करती। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसकी कुल वर्ग किलोमीटर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। पंजाब की सीमा लगती है राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से। मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगती है। टोटल 5 राज्यों से। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अर्थात कर्क रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट के दक्षिण में स्थित है। भोपाल की ये लोकेशन है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित है 4 जिलों में। तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में यमन और केरल में माहे तक। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है लक्षद्वीप। भूभाग की दृष्टि से भी 32 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा यूटी केंद्र शासित क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली। अब लेकिन भारत में सबसे बड़ा यूटी लद्दाख हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अब लद्दाख सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से अभी भी दिल्ली ही है। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन है। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है। इसकी राजधानी दमन है। वर्ष 1961 में इसे पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। दमन महाराष्ट्र एवं गुजरात की अरब सागर तटीय सीमा पर है। दीव सौराष्ट्र और गुजरात तट पर है। नेक्स्ट चैप्टर है प्रजाति और जनजातियाँ। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो मंगोलायड प्रजातीय समूह। कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित है? तो संथाल, भील, कोल, चेंचू, मलायन, कोरुंगबा, यरुवा, उरांव और मुंडा, यह सब प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित हैं। भारत में जो एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है वह है नॉर्थ ईस्ट में असम का श्वेतंबो गिबन। भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानवाब कपि है। किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो कहाँ पे जनजातीय समुदाय नहीं रहते? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाई जाती हैं। कौन जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो थारू जनजाति, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल से यूपी के गोरखपुर के तराई क्षेत्र तक निवास करती है,
ये दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। थारू जनजाति हिंदू धर्म मानते हैं। यह किरात वंश के हैं। कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी। धौलाधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। ऋतु प्रवास किया जाता है भूटिया। भूटिया जनजाति सिक्किम में है, जबकि भुक्सा, जौनसारी, थारू स्थायी निवास करते हैं। भुक्सा, जौनसारी और थारू ये स्थायी निवास करते हैं और ऋतु प्रवास भूटिया जनजाति जो कि सिक्किम में है उनके द्वारा किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, फर्स्ट नंबर पे है भील। इनकी संख्या 17 लाख के करीब है। और दूसरे नंबर पे आती है गोंड, जिनकी संख्या 13.5 लाख है। टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ी पर। बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं टोडा जनजाति के लोग। बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं टोडा जनजाति के लोग। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है मुंडा। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार में निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहरई त्यौहार भी मनाती है। भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहरई त्यौहार भी मनाती है। सरहुल फूलों का त्यौहार है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है थारू, दूसरी है जौनसारी। झूमिंग करते हैं खासी जनजाति के लोग। यह नॉर्थ ईस्ट में खासकर मेघालय के आसपास झूम कल्टीवेशन स्थानांतरित कृषि करते हैं। मंगानियार समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। मंगानियार समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं। भारत की सर्वाधिक आग यानी सबसे प्राचीन जनजाति है जारवा, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पे निवास करती है। आगे देखेंगे, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रेखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी हैं, विशेषकर रातों में। किन जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा प्रचलित है? तो जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तियान, इरवा और नायर में बहुपतित्व प्रथा प्रचलित है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। जनजातीय क्षेत्रों के हिसाब से देश को 3 हिस्सों में बांटा गया है। अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य या यूटीज। राज्य यूटीज जिसमें जनजाति संख्या खास प्रशासनिक एकक जैसे कि खंड और तहसील में है। नेक्स्ट है राज्य यूटी जिसमें जनजाति जनसंख्या तितर बितर है। चांगपा समुदाय से संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट है। यह तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश प्रजाति है जो मुख्यतः जम्मू कश्मीर के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्यतः इनका व्यवसाय पशुपालन है। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों का पालन करते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है 2001 में। किन्हें? चांगपा समुदाय को। भाषा, भारत में सबसे अधिक बोली जाती है हिंदी, दूसरी बोली जाती है बंगाली और तीसरी है तेलुगु। सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, फिर बंगाली, फिर तेलुगु। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ब्रज भाषा, मध्य यूपी में बोली जाती है अवधी, पूर्वी यूपी में बोली जाती है भोजपुरी भाषा और बिहार से जो संलग्न पार्ट है यूपी का वहाँ मैथिली भाषा बोली जाती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, गंगा नदी तंत्र। अपवाह तंत्र में गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही है। इनके द्वारा गार्ज महाखंड का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार का नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ये गंगा की कैटेगरी में ही सिंधु भी आती है, सतलज भी आती है और ब्रह्मपुत्र भी आती है, क्योंकि ये भी गार्ज महाखंड का निर्माण करते हुए चलती हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। जब गंगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो उसे मेघना बन जाती है। जब गंगा नदी अकेले प्रवेश करती है तो पद्मा कहलाती है, और जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो उसे मेघना बन जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल त्यागती है और अपने मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा सुंदरबन कहलाता है
जो हुगली और मेघना नदी के बीच बनता है। सुंदरबन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी द्वारा निर्मित है। 2/3 भाग बांग्लादेश में और शेष भाग भारत में है। सुंदरबन डेल्टा का 2/3 भाग बांग्लादेश में है, शेष भाग भारत में है। कथन: गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, कारण जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ए सही है, परंतु आर गलत है। गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण पवित्रता नहीं बल्कि शहरों का अशोधित प्रदूषण गंगा नदी में मिलाया जाना है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 4000 से 6000 मीटर तक होती है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है। यह चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। जो अलकनंदा नदी है वह बद्रीनाथ से बहती है। यह चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर जाती है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अलकनंदा सारे देवप्रयाग हो, रुद्रप्रयाग हो, कर्णप्रयाग हो, नंदप्रयाग हो, अलकनंदा सब में कॉमन है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग में अलकनंदा कॉमन है। तो देव के साथ लगा दीजिएगा, देव के साथ भागी, देव के साथ भागी, देव भागीरथी नदी के संगम में अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर है। तो देव के साथ भागी, रुद्र हो गई मंदाकिनी, रुद्र हो गई मंदाकिनी। कर्ण ने अपने माता पिता के, कर्ण थे ना, कर्ण जो बहुत फेमस थे, तो उन्होंने अपने माता पिता का पिंड दान किया। तो कर्ण के साथ हो गया पिंडर नदी। और नंद का हो गया नंदाकिनी नदी, नंद का हो गया नंदाकिनी। कर्ण ने पिंडदान किया तो पिंडर नदी। रुद्र हो गई मंदाकिनी और देव के साथ भागी। बस इस तरह से कोड करके याद कर लीजिए। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से रुद्र था ना, रुद्र हुई थी मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा के जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है। वो एक बद्रीनाथ पिक्चर आई थी जिसमें तमन्ना का नाम अलकनंदा था। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। जो केदारनाथ मंदिर है वह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा नदी। इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख हिमनद से। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख हिमनद से। यह गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती नदी, जो कि लखनऊ में है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल, फुलहर झील, पीलीभीत यूपी में है। गोमती नदी निकलती है गोमत ताल, फुलहर झील, पीलीभीत यूपी में है। कथन: दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, कारण यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो आंसर इसका ए सही है, परंतु आर गलत है। यमुना एक सतत वाहिनी नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से है। इसके मृत रहने का कारण प्रदूषण है। नेक्स्ट चैप्टर है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जो यरलुंग जंगबो नदी है उसको, यह चीनी नाम है, चीन में इसको इस नाम से जाना जाता है और इसी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंग्सी ग्लेशियर से निकलती है तथा अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से प्रवेश करती है। असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र भारत में कहलाती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है।
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियाँ इरावदी, मेकांग, यांगची, हवांग हो पीत नदी भी कहते हैं। हवांग हो का नाम पीत नदी है। ये सब तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से आती हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, इरावदी, मेकांग, यांगची, हवांग हो या पीत नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है चीन का तिब्बत क्षेत्र, भारत एवं बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से भी जाना जाता है। लोहित और सुबनसिरी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी मणिपुर, मिजोरम, असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ। कथन: पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, कारण वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कथन: प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। कारण: नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नर्मदा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कारण है वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। आंसर है ए गलत है, क्योंकि नर्मदा नदी अपने डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, परंतु आर सही है क्योंकि यह भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, इसका प्रमुख कारण यह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश से प्रवाहित होने के कारण गाद का अभाव रहता है। नर्मदा नदी से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट: यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। रिफ्ट वैली में बहने के कारण गाद की कम मात्रा गति तेज रहती है, इसलिए एस्चुरीज बनाती है। यह उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा के बीच एक भ्रंश घाटी में होकर बहती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा जो नदी है वह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जबकि एस्चुरीज का निर्माण करती है। अन्य नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं ताप्ती, पेरियार और माही। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है, न कि पश्चिम की ओर। जो भूमि है वो घिरी हुई है, मतलब स्लिप करती है पूर्व के साइड में। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश से होकर निकलकर अरब सागर कैम्बे की खाड़ी से मिल जाती है। सोन और महानदी का उद्गम भी अमरकंटक पठार से होता है। नर्मदा के अलावा सोन और महानदी का उद्गम भी अमरकंटक पठार से होता है। कावेरी नदी से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट: कावेरी नदी का उद्गम जो है वह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। नाम दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसको। गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। और किन किन राज्यों से कावेरी होकर बहती है? केरल से 3% भाग इसका, कर्नाटक में 41%, तमिलनाडु में 56%। यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, जो पश्चिमी घाट में है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? कर्नाटक में, वो भी कुर्ग जिले में, पश्चिमी घाट में है। यह नदी 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है कावेरी नदी। कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य है। 1957 से चला आ रहा है। नदियों की लंबाई का सही अनुक्रम है: गोदावरी सबसे लंबी है,
गोदावरी नदी का है 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी है 1312 किलोमीटर, महानदी है 858 किलोमीटर और ताप्ती नदी है 724 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। सबसे ऊपर, सबसे नॉर्थ में सबसे ऊपर की तरफ बहती है स्वर्ण रेखा, उसके जस्ट नीचे महानदी, फिर गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और सबसे नीचे वैगई। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। महानदी जो है छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से धमतरी जिले से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। नदी का प्रवाह छत्तीसगढ़, नदी का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र माने बेसिन, उसका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड और महाराष्ट्र। यह उड़ीसा के पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। करेक्ट स्टेटमेंट, गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी का जल ग्रहण क्षेत्र 3,12,813 वर्ग किलोमीटर है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पाम्बार, भवानी, कबानी। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही, यह अरब सागर में गिरती हैं। ये सब मध्य प्रदेश में आती हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जिनमें एक सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती है तथा दूसरी ओर जो नर्मदा नदी है वह पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में प्रवाहित होती है। साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। अन्य नदियाँ, भारत की कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो सतलज। यह तिब्बत स्थित राकस झील, राकस लेक से निकलती है। यह शिपकिल्ला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह हिमालय श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। अंत में ब्यास नदी में मिल जाती है। दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। दूधगंगा जो नदी है वो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। हगरी का दूसरा नाम वेदावती है, वेदावती। सोन नदी का वास्तविक स्रोत मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से प्रवाहित होकर पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा में सही क्रम, सबसे ऊपर है किशनगंगा जम्मू कश्मीर में, झेलम की सहायक गंगा नदी, किशनगंगा झेलम की सहायक है गंगा नदी है। फिर उत्तराखंड गंगोत्री हिमनद, फिर वेनगंगा उत्तर में गोदावरी की सहायक है और फिर पेनगंगा दक्षिण में गोदावरी की सहायक है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियाँ व्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना। एडन नहर वर्ष 1938 को दामोदर नदी से निकाला गया है। एडन नहर वर्ष 1938 को में दामोदर नदी से निकाला गया है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। यह निकलती है, उद्गम क्षेत्र इसका छोटा नागपुर के पठार से है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, जिसके कारण इसे जैविक मरुस्थल, बायोलॉजिकल डेजर्ट कहते हैं। निम्नावलन डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली के निर्माण का संबंध दामोदर घाटी से है। भूमि बंधित नदी है लूनी नदी। अजमेर में अरावली श्रेणी से निकलती है। 3020 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। अंतरस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर। नदी। अन्य है लूनी, माकचू, रूपेन, सरस्वती और बनास नदियाँ। वैसी नदियाँ जो समुद्री मुहाने तक
नहीं पहुंच पाती और स्थलीय क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं। वे अंतरस्थलीय अपवहन का निर्माण करती हैं। सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है कोसी नदी। कोसी नदी गोसाई थान के उत्तर से निकलती है। कोसी अपने भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदलती है। कोसी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। कोसी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। नेपाल में गोसाई थान से निकलती है। 7020 किलोमीटर लंबी भागलपुर बिहार के समीप गंगा में मिल जाती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। खरी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। यह चंबल की सहायक नदी है। जो खरी नदी है वह बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है और यह चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक है और यमुना गंगा की सहायक नदी है।